डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। क्लास 11 की पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति के बारे में। तो तरंग प्रकृति से कुछ प्रभाव ऐसे थे जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकी थी, तो उन प्रभावों को व्यक्त करने के लिए या बताने के लिए एक नया सिद्धांत दिया गया, विद्युत चुंबकीय विकिरण की कण प्रकृति। यानी उन प्रभावों को बताने के लिए विद्युत चुंबकीय विकिरण की कण प्रकृति की आवश्यकता पड़ी। तो कौन कौन से प्रभाव थे जिनकी व्याख्या तरंग प्रकृति नहीं कर सकी, पहले ये देखेंगे। सबसे पहले तो प्रकाश विद्युत प्रभाव था। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या चुंबकीय विकिरण के तरंग सिद्धांत से नहीं हो सकी। और दूसरा है कृष्णिका विकिरण। और तीसरा प्रभाव था हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम। यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग सिद्धांत इन तीन प्रभावों की व्याख्या नहीं कर सका, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कृष्णिका विकिरण तथा हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम को। तो इन सभी सिद्धांतों को या इन सभी प्रभावों को व्यक्त करने के लिए विद्युत चुंबकीय विकिरण का कण सिद्धांत प्रयोग में लाया गया। इसे पढ़ेंगे सबसे पहले कृष्णिका विकिरण। इसमें कृष्णिका विकिरण सबसे पहले कृष्णिका क्या जानेंगे। कृष्णिका या कृष्णपिंड वह पिंड है जो विभिन्न प्रकार के विकिरणों को उत्सर्जित या अवशोषित करता है। तो इस प्रकार के पिंड को हम कहते हैं कृष्णिका या कृष्णपिंड। वह पिंड जो विभिन्न प्रकार की विकिरणों को उत्सर्जित या अवशोषित करता है। आदर्श कृष्णिका कहलाता है। आदर्श कृष्णिका या कृष्णपिंड कहलाता है। तथा इससे उत्सर्जित होने वाली विकिरणों को हम कृष्णिका विकिरण कहते हैं। तथा इससे उत्सर्जित होने वाली विकिरणों को कृष्णिका विकिरण कहते हैं। कृष्णिका विकिरण कहते हैं। तो कृष्णिका विकिरण क्या है? वह पिंड जो विभिन्न प्रकार की विकिरणों को उत्सर्जित करता है उसे हम कहते हैं आदर्श कृष्णिका। इससे उत्सर्जित होने वाली यानी इस कृष्ण पिंड से उत्सर्जित होने वाली विकिरणों को हम क्या कहते हैं? कृष्णिका विकिरण। अगला टॉपिक हमें पढ़ना है प्लांक क्वांटम सिद्धांत। प्लांक नाम के एक वैज्ञानिक ने 1901 में विकिरणों के संबंध में एक सिद्धांत दिया था, जिसे हम प्लांक क्वांटम सिद्धांत या विकिरण का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। प्लांक ने 1901 में विकिरणों से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। जिसे प्लांक क्वांटम सिद्धांत
या विकिरण का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं, या विकिरण का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के कुछ प्रमुख बिंदु हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पहला पॉइंट है तो इस सिद्धांत के अनुसार पहला पॉइंट क्या है? विकिरण की ऊर्जा का उत्सर्जन, विकिरण की ऊर्जा का उत्सर्जन छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। इन पैकेटों को क्वांटा या क्वांटम कहते हैं। क्वांटा या क्वांटम कहते हैं। प्रत्येक क्वांटम की एक निश्चित ऊर्जा होती है। प्रत्येक क्वांटम की निश्चित ऊर्जा होती है। एक क्वांटम बराबर, एक क्वांटम की ऊर्जा एक फोटॉन कहलाती है। फोटॉन कहलाती है। दूसरा पॉइंट क्या है? विकिरण की ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है। विकिरण की ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है। यानी विकिरण की ऊर्जा ई समानुपाती क्या होता है? न्यू। आवृत्ति को हम न्यू से लिखते हैं, या फिर इसे लिख सकते हैं ई बराबर एच न्यू, जहां एच एक स्थिरांक है, जहां एच एक नियतांक है जिसे प्लांक नियतांक कहते हैं, जिसे प्लांक नियतांक कहते हैं। इसका मान 6.626 × 10⁻³ होता है। अब हम जानते हैं कि न्यू बराबर क्या होता है? C/λ। न्यू बराबर क्या होता है? C/λ। तो हम इसे लिख सकते हैं कि E बराबर hc/λ। तीसरा पॉइंट है इसका, उत्सर्जित ऊर्जा या अवशोषित ऊर्जा का मान सदैव पूर्णांक होता है। उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा का मान सदैव पूर्णांक होता है। यह भिन्नात्मक नहीं हो सकता है। यह भिन्नात्मक नहीं हो सकता है।
अब इससे रिलेटेड एक सवाल लगाएंगे हम। नियान गैस को सामान्यतः संकेत बोर्डों में प्रयुक्त किया जाता है। यदि यह 616 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य प्रबलता से विकिरण उत्सर्जित करती है तो हमें पता करना है उत्सर्जन की आवृत्ति तथा 30 सेकंड में विकिरण द्वारा तय की गई दूरी, क्वांटम की ऊर्जा और उपस्थित क्वांटम की संख्या की गणना करना है यदि यह 2 जूल की ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो सबसे पहले उत्सर्जन की आवृत्ति। उत्सर्जन की आवृत्ति हम जानते हैं कि आवृत्ति न्यू बराबर क्या होता है, c/λ, जहां c क्या है, प्रकाश की चाल, c प्रकाश की चाल है। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और लैम्डा सवाल में दिया हुआ है 616 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य, यानी लैम्डा 616 है। लैम्डा 616 नैनोमीटर है। नैनोमीटर को हम मीटर में बदल लेंगे। नैनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 616 को 10⁻⁻9 से गुणा कर देंगे तो ये बदल जाएगा मीटर में। अब c की जगह पर लिखेंगे 3 × 10⁸ और लैम्डा की जगह पर 616 × 10⁻⁻9। तो न्यू बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ और ये -9 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +9 बटे 616। देखिए 3 × 10⁸ और 10⁻9 ये दोनों घातों को जोड़ लेंगे हम तो 3 गुणे हो जाएगा आपका 10⁻17 और नीचे कितना है 616। अब 616 से 3 को भाग कर नहीं सकते हैं तो यहाँ क्या करेंगे, 3 घात हम कम कर देंगे और 3 0 3 के बगल में बढ़ा देंगे, यानी ये हो जाएगा 3000 और गुणे 10⁻14 बटे 616। अब आप 616 से 3000 को भाग करेंगे तो आएगा 4.870 गुणे 10⁻14। तो ये आ गया 4.870 गुणे 10⁻14। अब आवृत्ति को हम लिखते हैं हर्ट्ज से, तो लिख देंगे हर्ट्ज। फिर दूसरा क्या करना है, 30 सेकंड में विकिरण द्वारा तय की गई दूरी पता करना है। तो हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। अब तो दूरी पता करने के लिए चाल कितनी है हमारी, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ और गुणे समय कितना दिया हुआ है सवाल में, 30 सेकंड। तो 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 90 गुणे 10⁸, या फिर इसे लिख सकते हैं 9.0 गुणे 10⁹ मीटर। अब तीसरा हमें पता करना था क्वांटम की ऊर्जा। तो हम जानते हैं क्वांटम की ऊर्जा E बराबर फार्मूला क्या होता है, h न्यू। E बराबर h न्यू। तो h का मान कितना होता है, h है प्लांक स्थिरांक या प्लांक नियतांक। तो प्लांक नियतांक का मान होता है 6.626 गुणे 10⁻34। और न्यू का मान अभी हमने निकाला था कितना, 4.0 गुणे 10⁻14। अब इसे गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पर हमारा आएगा अब इसे गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 32.269 गुणे 10 के पावर, यहाँ -34 था, यहाँ +14 है तो -34 में से 14 को घटाएंगे तो आएगा -20
या इसे हम लिख सकते हैं लगभग है कितना, ये 32.27 गुणे 10 की घात -20। अब चौथा क्या हल करना है हमें, उपस्थित क्वांटम की संख्या। उपस्थित क्वांटम की संख्या तो उपस्थित क्वांटम की संख्या बराबर क्या होता है, उत्पन्न हुई कुल ऊर्जा बटे एक क्वांटम की ऊर्जा। तो उत्पन्न हुई कुल ऊर्जा सवाल में दे रखे हैं 2 जूल, तो इसकी जगह पर लिखेंगे 2 जूल। और एक क्वांटम की ऊर्जा भी हमने निकाली है 32.27 गुणे 10 की घात -20। 32.27 गुणे 10 की घात -20। अब ये -20 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +20 बटे 32.27। दशमलव हटाएंगे यहाँ से और यहाँ 2 जीरो बढ़ा देंगे या 2 घात इसी में बढ़ा देंगे, तो 2 गुणे 10 के घात 22 बटे 3227। अब 3227 को 2 को हम भाग दे नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ 4 अंक है और यहाँ 1 ही अंक है, तो यहाँ पर क्या करें हम 4 जीरो कर लें। 4 जीरो करने के लिए हमें यहाँ से 4 घात को कम करना होगा, 1 2 3 4 जीरो करेंगे, तो यहाँ 22 था, 22 में से 4 घात कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की घात 18। अब इसे हम भाग कर लेंगे 3227 से। भाग करने पर लगभग आएगा आपका 6.198 गुणे 10 की घात 18।